तो हमारी बॉडी एक हाई परफॉर्मेंस मशीन है, लेकिन हर मशीन की तरह ये वेस्ट भी बनाती है, बल्कि बहुत सारा वेस्ट। और यहाँ एक फैसिनेटिंग सवाल उठता है कि ये खुद की सफाई करती कैसे है। मतलब सारे टॉक्सिक स्टफ को बाहर निकालना विदाउट एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड स्टफ। एग्जैक्टली और आज हम इसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक बायोलॉजी टेक्स्ट बुक चैप्टर को अपने सोर्स मटेरियल की तरह इस्तेमाल करके। हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की गहराई में उतर रहे हैं। हमारा मिशन है इस कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस यूरिन फॉर्मेशन को डीकंस्ट्रक्ट करना। हाँ, हम जानेंगे कि हमारी किडनीज हर मिनट में लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड को कैसे फिल्टर करती हैं और बॉडी के डेलिकेट बैलेंस को कैसे मेंटेन करती हैं। और हम सिर्फ व्हाट पर नहीं बल्कि हाउ और व्हाई पर भी ध्यान देंगे। हाउ डज दिस सिस्टम रेगुलेट इटसेल्फ और व्हाई इज इट सो क्रूशियल फॉर आवर सर्वाइवल। लेवल पे होता है एक चीज के अंदर जिसे कहते हैं नेफ्रॉन। बिल्कुल, नेफ्रॉन जो है वो किडनी की फंक्शनल यूनिट है और जब हम माइक्रोस्कोपिक कहते हैं तो वी मीन इट। सोर्स मेंशन करता है कि हर किडनी में ओवर 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज्यादा ऐसे टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक किडनी में 10 लाख मतलब 20 लाख छोटी छोटी फैक्ट्रीज जो 24/7 काम कर रही हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक पावर हाउस दिखता कैसा है, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? प्राइमरीली आप एक नेफ्रॉन को 2 हिस्सों में सोच सकते हैं। पहला तो है फिल्टर खुद, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये एसेंशियली कैपिलरीज का एक छोटा सा गुच्छा है। ब्लड यहीं पर आता है क्लीन होने के लिए। अच्छा, जैसे मेन इनटेक वाल्व। हाँ, प्रिसाइसली। और ये ग्लोमेरुलस एक डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर में बंद रहता है जिसे बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। इसे आप एक कलेक्शन ट्रे की तरह समझ सकती हैं जो फिल्टर से निकली हर चीज को कैच करता है। और इन दोनों को मिलाकर माल्पिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल कहते हैं। तो ब्लड इस फिल्टर से स्क्वीज होकर बोमेन्स कैप्सूल में आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, जो कुछ भी फिल्टर हुआ है वो किसी पाइप सिस्टम में जाता होगा, राइट? एग्जैक्टली। और ये कोई सिंपल पाइप नहीं है। बॉडी ने इसे एक लंबे मुड़े हुए ट्यूब्यूल में इंजीनियर किया है जिसके 3 स्पेशलाइज्ड सेक्शंस हैं और हर सेक्शन का एक स्पेसिफिक काम है। अच्छा। हाँ, बोमेन्स कैप्सूल के ठीक बाद जो पहला हिस्सा है वो एक हाईली ट्विस्टेड सेक्शन है जिसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या पीसीटी। प्रॉक्सिमल क्योंकि ये स्टार्ट के सबसे करीब है। और उसके बाद पीसीटी के बाद ट्यूब्यूल एकदम सीधा होकर नीचे जाता है और फिर एक यू टर्न लेकर वापस ऊपर आता है। ये जो हेयर पिन शेप्ड सेक्शन है इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले। इसमें एक डिसेंडिंग लिम्ब है जो नीचे जा रही है और एक असेंडिंग लिम्ब जो ऊपर आ रही है। ओके, ये तो 2 हुए। तीसरा? और फाइनली ट्यूब्यूल फिर से ट्विस्ट हो जाता है एक सेक्शन में जिसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी कहते हैं। डिस्टल मतलब जो दूर है। एक मिनट, सोर्स कहता है कि नेफ्रॉन्स के 2 टाइप्स होते हैं। मुझे लगा था सब एक जैसे होते हैं। बॉडी को अपने मेन फिल्टरिंग यूनिट के 2 अलग-अलग मॉडल्स की क्या जरूरत है? दैट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन और ये एक बहुत ही क्लेवर डिजाइन फीचर की तरफ इशारा करता है। फर्क बस उस यू शेप्ड लूप ऑफ हेनले की लेंथ का है। अच्छा। हमारे लगभग 85% नेफ्रॉन्स में, जिन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं, ये लूप बहुत छोटा होता है। ये किडनी के इनर पार्ट मतलब मेडुला में बस जरा सा ही अंदर जाता है। और बाकी 15%? वो है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। इनमें लूप ऑफ हेनले इनक्रेडिबली लॉन्ग होता है और ये मेडुला में बहुत डीप तक जाता है। यही लॉन्ग लूप हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने का सीक्रेट वेपन है। हम आगे देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ये पानी बचाने के लिए क्रूशियल अडेप्टेशन है। ओके, तो हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर है नेफ्रॉन, लाखों की संख्या में। पर ये टाइनी स्ट्रक्चर, जैसा कि सोर्स कहता है, हर मिनट हमारे शरीर का लगभग 5वां हिस्सा ब्लड हैंडल कैसे करता है? इसके अंदर का 3 स्टेप प्रोसेस क्या है? पहला और सबसे ड्रामेटिक स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये बल्क क्लीनिंग फेज है। ऑन एन एवरेज हमारी किडनीज हर सिंगल मिनट में लगभग 1100 से 1200 मिलीलीटर्स ब्लड फिल्टर करती हैं। और ये फिल्टर असल में कितना फाइन है? इनक्रेडिबली फाइन। ब्लड को 3 लेयर्स से पुश किया जाता है, कैपिलरी की दीवार, एक स्पेशल बेसमेंट मेम्ब्रेन और आखिर में बोमेन्स कैप्सूल की इनर वॉल। अच्छा। ये इनर वॉल बहुत अमेजिंग सेल्स से बनी है जिन्हें पोडोसाइट्स कहते हैं। सोचिए छोटे छोटे सेल्स जो ऑक्टोपस जैसे दिखते हैं। वो अपने टेंटिकल्स को कैपिलरीज के चारों ओर लपेटते हैं, लेकिन कसकर नहीं। उनके टेंटिकल्स के बीच जो गैप्स रह जाते हैं वही फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं।
तो ये एक माइक्रोस्कोपिक छलनी की तरह है। एक अल्ट्रा फाइन छलनी। प्रेशर की वजह से ब्लड प्लाज्मा का लगभग सब कुछ, पानी, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, यूरिया, इन स्लिट से गुजर जाता है। पीछे सिर्फ बड़ी चीजें रह जाती हैं जैसे प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स। इसीलिए इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। और इससे तो बहुत ज्यादा फिल्ट्रेट बनता होगा। सोर्स कहता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या GFR करीब 125 ml पर मिनट है। मेरा मैथ ज्यादा अच्छा नहीं है, पर ये पूरे दिन में तो बहुत ज्यादा हो गया। स्टैगरिंग अमाउंट है। ये दिन में 180 लीटर्स तक पहुंच जाता है। एक मिनट, 180 लीटर्स अ डे, ये तो इनसेन है। मतलब हमारी किडनीज हर दिन 90 बड़ी 2 लीटर वाली सोडा बॉटल्स के बराबर फ्लूइड फिल्टर कर रही हैं, और उसमें से हम सिर्फ 1.5 लीटर यूरिन बनाते हैं। ये तो अ माइंड बॉगलिंग लेवल ऑफ एफिशिएंसी है ना? और यही नंबर 180 लीटर्स हमें सीधे दूसरे और शायद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पर ले जाता है, रीएब्जॉर्प्शन। अगर हम रीएब्जॉर्ब नहीं करते तो हम मिनट्स में डिहाइड्रेट हो जाते। यहाँ बॉडी वो सब वापस लेती है जिसकी उसे जरूरत है। तो बॉडी इतना सब कुछ करती है 180 लीटर्स फिल्टर करने के लिए, सिर्फ 99% वापस लेने के लिए। ये तो सुनने में बहुत इनएफिशिएंट लगता है। शुरू में ही सिर्फ खराब चीजें क्यों नहीं फिल्टर कर देती? ये एक और बहुत अच्छा सवाल है जो इस सिस्टम की ब्रिलियंस को दिखाता है। एक्चुअली बल्क क्लीन करना ज्यादा एफिशिएंट है। मतलब लगभग सब कुछ बाहर फेंक दो और फिर सेलेक्टिवली सिर्फ वही वापस खींचो जिसकी जरूरत है। अच्छा, कैसे? इससे बॉडी के केमिकल बैलेंस पर मिनट बाय मिनट बेसिस पे ज्यादा फाइन कंट्रोल मिलता है। बॉडी तय कर सकती है कि उसे किसी भी मोमेंट पर कितना पानी, सॉल्ट या ग्लूकोज रखना है। हाँ, तो ये लेजीनेस नहीं, प्रिसिजन कंट्रोल है। तो ये रीअब्जॉर्प्शन होता कहाँ है? ये उस पूरे लंबे रीनल ट्यूब्यूल में होता है। ट्यूब्यूल की लाइनिंग बनाने वाले सेल्स इसमें एक्सपर्ट हैं। वो एक्टिवली जरूरी चीजों को जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सोडियम आयंस, एनर्जी का इस्तेमाल करके वापस खींचते हैं। और पानी? पानी और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स पैसिवली फॉलो करते हैं। पीसीटी, वो पहला ट्विस्टेड सेक्शन, यहाँ का वर्कहॉर्स है जो लगभग 70-80% पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो फिल्ट्रेशन चीजों को बाहर निकालता है, रीअब्जॉर्प्शन अच्छी चीजें वापस ले लेता है। तीसरा स्टेप, सिक्रीशन, क्या है? ये रीअब्जॉर्प्शन का उल्टा लग रहा है। है भी। ट्यूबुलर सिक्रेशन फाइनल क्वालिटी चेक है। फिल्ट्रेशन के बाद भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स ट्यूब्यूल के आसपास बह रहे ब्लड में रह सकते हैं। तो ट्यूब्यूल सेल्स एक्टिवली इन सब्सटेंसेस को जैसे एक्स्ट्रा पोटेशियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस और अमोनिया ब्लड से खींचकर सीधे फिल्ट्रेट में सिक्रीट कर देते हैं। मतलब ये उन चीजों के लिए टारगेटेड वेस्ट डिस्पोजल है जो मेन फिल्टर से बच गए। एग्जैक्टली। और ये बॉडी का पीएच बैलेंस बनाए रखने के लिए क्रूशल है। हाइड्रोजन आयंस को बाहर पंप करके किडनीज हमारे ब्लड को बहुत ज्यादा एसिडिक होने से रोकती हैं। ये फाइनल फाइन ट्यूनिंग स्टेप है। तो हम 18 लीटर फिल्ट्रेट से करीब 1.5 लीटर यूरिन पर आ गए। ये हमें उन स्पेशल जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स पर वापस लाता है जिनके लॉन्ग लूप्स हैं। बॉडी उनका इस्तेमाल यूरिन को इतना कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कैसे करती है? यहाँ जो फैसिनेटिंग चीज है वो है काउंटर करंट मैकेनिज्म। किडनी के आर्किटेक्चर का जीनियस यहीं पर चमकता है। ये लूप ऑफ हेनले और उसके साथ चलने वाले कैपिलरीज के नेटवर्क, जिसे वासा रेक्टा कहते हैं, पर डिपेंड करता है। काउंटर करंट? इसका मतलब सिर्फ यह है कि चीजें ऑपोजिट डायरेक्शंस में बह रही हैं। प्रिसाइसली। फिल्ट्रेट लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे बहता है और फिर असेंडिंग लिम्ब में ऊपर। ठीक उसके बगल में वासा रेक्टा में ब्लड ऑपोजिट पैटर्न में बह रहा है। ये सेटअप एक काउंटर करंट एक्सचेंजर है और इसका पूरा मकसद किडनी के डीप इनर रीजन मेडुला में एक मैसिव सॉल्ट ग्रेडियंट बनाना है। सॉल्ट ग्रेडियंट, इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे सोचिए कि किडनी के अंदर गहराई में एक सुपर सॉल्टी एरिया बनाया जा रहा है। आप जितना गहरा जाएंगे, आसपास का टिश्यू फ्लूइड उतना ही ज्यादा सॉल्टी होता जाएगा। सोर्स में कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र है, ऊपर लगभग 300 यूनिट से लेकर बिल्कुल नीचे 1200 यूनिट्स तक। वाओ! और ये ग्रेडियंट मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड NaCl और यूरिया से बनता है। लूप का असेंडिंग लिम्ब एक्टिवली सॉल्ट को बाहर पंप करता है और पूरा सिस्टम उसे मेडुला में डीप ट्रैप कर लेता है। और ये सुपर सॉल्टी जोन पानी के लिए एक मैग्नेट की तरह काम करता है। परफेक्ट एनालॉजी। ये पानी के लिए एक पावरफुल मैग्नेट है। फिल्ट्रेट जब लूप ऑफ हेनले और DCT से निकलकर फाइनल ट्यूब कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, तो ये डक्ट किडनी से बाहर निकलते हुए इसी सॉल्टी जोन से गुजरती है। तो जैसे ही फिल्ट्रेट वहां से गुजरता है, बाहर की इंटेंस सॉल्टीनेस कलेक्टिंग डक्ट से पानी को इररेजिस्टिबली बाहर खींच लेती है
और पीछे बस एक बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रह जाता है। दैट्स द मैजिक। तो रेगुलेशन का क्या? बॉडी इस प्रोसेस को ऑटो पायलट पे तो नहीं चला सकती, उसे एडजस्ट करना पड़ता होगा। वो इसे मॉनिटर और कंट्रोल कैसे करती है? रेगुलेशन हार्मोनल फीडबैक लूप्स की एक ब्यूटीफुल सिम्फनी है। इसमें मेन प्लेयर है ब्रेन में हाइपोथैलेमस, किडनीज में एक स्पेशल सेंसर जिसे जेजीए कहते हैं, और हार्ट भी। ब्रेन से शुरू करते हैं, उसे कैसे पता चलता है कि हम डिहाइड्रेटेड हैं? अगर आपने पानी कम पिया है तो आपके ब्लड में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। स्पेशल सेंसर्स जिन्हें ऑस्मो रिसेप्टर्स कहते हैं, इसे डिटेक्ट करके हाइपोथैलेमस को अलर्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस फिर एक केमिकल मैसेंजर रिलीज करता है जिसे एंटी डायोरेटिक हार्मोन या एडीएच कहते हैं। एंटी डायोरेटिक मतलब ये पी करने से रोकता है? एसेंशियली हाँ। एडीएच किडनीज तक ट्रैवल करता है और ट्यूब्यूल के फाइनल पार्ट्स को, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को, पानी के लिए ज्यादा परमीबल बना देता है। मतलब वो पानी के लिए दरवाजे खोल देता है। अच्छा। इससे वो सॉल्टी ग्रेडियंट और भी ज्यादा पानी बॉडी में वापस खींच पाता है। ये बॉडी का इमरजेंसी वाटर कंजर्वेशन मोड है। ओके, ये तो हुआ वाटर बैलेंस। ब्लड प्रेशर का क्या? किडनीज ब्लड फिल्टर करती हैं तो प्रेशर तो एक ह्यूज फैक्टर होगा। एब्सोल्युटली। यहाँ जेजे या जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस का रोल आता है। ये एक सेंसर है जो ठीक वहीं लगा है जहाँ ब्लड ग्लोम्युलर लिस्ट में एंटर करता है। अगर ये ब्लड प्रेशर या ब्लड फ्लो में गिरावट डिटेक्ट करता है तो ये पैनिक होकर एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है जिसे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहते हैं। ये तो सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। है, लेकिन आउटकम सिंपल है। जेजे एक एंजाइम रिलीज करता है, रेनिन। रेनिन एक हार्मोन एंजियोटेंसिन 2 के प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है, जो एक बहुत पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर है। मतलब ये ब्लड वेसल्स को सिकोड़ता है। एग्जैक्टली। ये पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स को टाइटन कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर तुरंत बढ़ जाता है। एंजियोटेंसिन 2 एड्रीनल ग्लैंड्स को ऑल्डोस्टेरोन रिलीज करने के लिए भी कहता है, जो रीनल ट्यूब्यूल्स को ज्यादा सोडियम और पानी रीएब्जॉर्ब करने का ऑर्डर देता है। मतलब डबल एक्शन। हाँ, ज्यादा पानी मतलब ज्यादा ब्लड वॉल्यूम, जिससे ब्लड प्रेशर और बढ़ता है। ये प्रेशर रिस्टोर करने के लिए एक पावरफुल 1-2 पंच है। लेकिन अगर ये ओवरशूट कर गया और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो क्या इस सिस्टम पर कोई चेक है? यस, और यहीं पर हार्ट का रोल आता है। अगर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लड प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा दे तो हार्ट के एट्रिया की दीवानें स्ट्रेच होती हैं। रिस्पॉन्स में हार्ट एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर या एएनएफ कहते हैं। तो ये दूसरे सिस्टम का उल्टा काम करता है? डायरेक्ट ऑपोजिट। एएनएफ वैसोडाइलेशन करता है। ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ये इफेक्टिवली रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म पर ब्रेक लगाता है। बॉडी के इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। ओके, तो यूरिन बन गया, कॉन्सेंट्रेट हो गया और उसका वॉल्यूम परफेक्टली रेगुलेट हो गया। आगे क्या? सोर्स में मिक्चुरेशन की बात की गई है। मिक्चुरेशन यूरिन रिलीज करने के प्रोसेस का साइंटिफिक टर्म है। ये एक न्यूरल रिफ्लेक्स है। जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से भरता है, उसकी मस्कुलर वॉल्स स्ट्रेच होती हैं। अच्छा। वॉल में मौजूद स्ट्रेच रिसेप्टर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजते हैं कि हे, कैपेसिटी पहुंच रही है। सीएनएस जवाब में एक मोटर कमांड भेजता है। ये ब्लैडर की स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने और यूरेथ्रल स्फिंक्टर, जो वाल्व यूरिन को रोके रखता है, को रिलैक्स करने का आदेश देता है। एंड दैट कॉजेज द रिलीज ऑफ यूरिन। सोर्स में ये भी लिखा है कि किडनीज के अलावा दूसरे ऑर्गन्स भी एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। सही है। हमारे लंग्स लगातार कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारा वाटर वेपर एक्सक्रीट करते हैं। लिवर ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन्स को ब्रेक डाउन करता है और इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाइल में सीक्रेट कर देता है, जो फिर डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ बॉडी से निकल जाता है। और स्किन? हमारी स्किन भी इसमें शामिल है। वो स्वेट के जरिए कुछ सॉल्ट, यूरिया और लैक्टिक एसिड को एलिमिनेट करती है। थोड़ा डिसऑर्डर्स पे बात करते हैं। जब ये सिस्टम खराब होता है तो क्या होता है? जब किडनीज मैलफंक्शन करती हैं तो ब्लड में यूरिया और दूसरे वेस्ट जमा हो सकते हैं। इस कंडीशन को यूरीमिया कहते हैं और ये बहुत डेंजरस है। इसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हीमोडायलिसिस है, जिसमें एक आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल होता है। और किडनी स्टोन्स? वो है रीनल एल्क्यूलाई। ये बेसिकली क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स के हार्ड इनसॉल्युबल मैसेज होते हैं जो किडनी के अंदर बनते हैं और बहुत पेनफुल हो सकते हैं।
और एक्यूट रीनल फेलियर के मामले में अल्टीमेट सोल्यूशन किडनी ट्रांसप्लांट ही है। तो लाखों माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री से लेकर कॉम्प्लेक्स हार्मोनल फीडबैक लूप्स तक एक्सक्रीटरी सिस्टम बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक इनक्रेडिबल पीस है। ये दिन में 180 लीटर फ्लूइड फिल्टर करता है, 99% से ज्यादा रिक्लेम करता है और बॉडी के पूरे इंटरनल एनवायरनमेंट को फाइन ट्यून करता है। हाँ, और ये इंटरप्ले सच में रिमार्केबल है। एक तरफ काउंटर करंट मैकेनिज्म की प्योर फिजिक्स है जो सॉल्ट ग्रेडियंट बना रही है, और दूसरी तरफ एडीएच, रेनिन एंजियोटेंसिन और एएनएफ के हार्मोनल चेक्स एंड बैलेंसेस की सोफिस्टिकेटेड केमिस्ट्री। ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। लिसनर्स के लिए एक फाइनल थॉट है। सोर्स में मेंशन है कि बहुत स्मॉल अमाउंट्स में नाइट्रोजनस वेस्ट सलाइवा के जरिए भी एलिमिनेट हो सकता है। अब मेडिसिन में नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक्स पर जो जोर दिया जा रहा है, उसे देखते हुए ये भविष्य में हमारी किडनी फंक्शन को मॉनिटर करने के लिए क्या संभावनाएं खोल सकता है, सिर्फ हमारे स्पिट को एनालाइज करके। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम शरीर के एक ऐसे हिस्से की गहराई में उतर रहे हैं जो माइक्रोस्कोपिक है, पर जिसका काम पहाड़ जैसा है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं हमारी किडनी के अंदर मौजूद लाखों छोटे छोटे फिल्टरिंग सिस्टम्स की। हाँ, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। आज की हमारी पड़ताल एक बायोलॉजी टेक्स्ट बुक पर आधारित है जो इस अविश्वसनीय बनावट की परतें खोलती है। तो आज का हमारा मिशन ये है कि हम खून की एक बूंद के साथ किडनी के अंदर एक सफर पर निकलें। बिल्कुल, हम देखेंगे कि कैसे उसे साफ किया जाता है, उसमें से जरूरी चीजें कैसे वापस ली जाती हैं और अंत में यूरिन कैसे बनता है। और हाँ, हम खास तौर पर उन जरूरी अंग्रेजी शब्दों और कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देंगे जो इस प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। और इस सफर को शुरू करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। बताइए। हमारी किडनी हर दिन लगभग 180 लीटर फ्लूइड फिल्टर करती है। 180 लीटर? सोचिए, पानी की एक बड़ी टंकी जितना। हाँ, लेकिन हम यूरिन के रूप में सिर्फ 1.5 लीटर ही बाहर निकालते हैं। तो सवाल यही है कि बाकी का 178.5 लीटर्स कहाँ गायब हो जाता है? और यही सवाल हमारी आज की बातचीत का मंच तैयार करता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो चलिए इस सफर के नक्शे से शुरू करते हैं, यानी नेफ्रॉन की बनावट से। ये असल में है क्या और दिखता कैसा है? बिल्कुल। नेफ्रॉन को किडनी की फंक्शनल यूनिट या कार्यात्मक इकाई कहा जाता है, यानी यही वो असली मजदूर है जो सारा काम करता है। अच्छा। अगर इसकी बनावट को देखें तो हम इसे 2 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है माल्पीहियन कॉर्पसल और दूसरा है एक लंबी घुमावदार नली जिसे रीनल ट्यूबुल कहते हैं। माल्पिगियन कॉर्पसल, ये नाम थोड़ा जटिल लगता है। स्रोत में इसके 2 हिस्से बताए गए हैं, ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? वो कॉफी फिल्टर वाली उपमा यहाँ एकदम सही बैठती है। अच्छा। हाँ, सोचिए कि ग्लोमेरुलस बहुत ही बारीक खून की नसों यानी कैपिलरीज का एक गुच्छा है। ये आपका कॉफी फिल्टर है। ओके। और इस फिल्टर के चारों ओर एक दोहरी दीवार वाला कप है जिसे बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। जब खून बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ इस फिल्टर से गुजरता है तो प्लाज्मा का ज्यादातर हिस्सा छनकर इस कप में जमा हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गर्म पानी कॉफी पाउडर से गुजरकर कप में जमा होता है। एग्जैक्टली। इसी फिल्टर और कप के सेट को मिलाकर हम माल्पीजियन कॉर्पसल कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला पड़ाव है जहां जबरदस्त फिल्ट्रेशन होती है। अब ये जो छना हुआ लिक्विड है जिसे टेक्स्ट बुक में फिल्टरेट कहा गया है, उसका सफर इस कप से आगे कहाँ जाता है? अब उस लंबी ट्यूब यानी रीनल ट्यूब्यूल की बारी आती है ना? बिल्कुल। बोमेन्स कैप्सूल से निकलते ही ये फिल्ट्रेट एक बहुत ही घुमावदार हिस्से में पहुंचता है जिसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या छोटा नाम पीसीटी कहते हैं। पीसीटी, प्रॉक्सिमल का मतलब है नजदीक। सही। इसके बाद ये लिक्विड एक लंबे यू आकार के हाईवे पर जाता है जिसे हेनलेज लूप कहते हैं। इस लूप में एक नीचे जाने वाला रास्ता है यानी डिसेंडिंग लिम्ब और एक ऊपर आने वाला यानी असेंडिंग लिम्ब। यू टर्न लेने के बाद? यू टर्न के बाद ये सफर एक और घुमावदार इलाके से गुजरता है जिसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी कहते हैं। डिस्टल यानी दूर। ओके। और अंत में ऐसे कई नेफ्रॉन्स के डीसीटीज एक बड़ी सीधी ट्यूब में आकर मिलते हैं जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। अच्छा, तो ये ऐसा है कि कई छोटी छोटी गलियां एक बड़े मेन रोड पर आकर मिल रही हैं। बिल्कुल सही। Here's where it gets really interesting. मैंने टेक्स्ट बुक में एक बात पढ़ी जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। ऐसा लगता है कि सारे नेफ्रॉन्स एक जैसे नहीं होते हैं। स्रोत में 2 तरह के नेफ्रॉन बताए गए हैं,
कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी। एक छोटी सी बनावट का फर्क इतनी बड़ी कहानी कैसे बना सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यही फर्क हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। इन दोनों में मुख्य फर्क है लूप ऑफ हेनली की लंबाई का। लंबाई का? हाँ, ज्यादातर नेफ्रॉन्स जो हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। उनका लूप ऑफ हेनली छोटा होता है और किडनी के बाहरी हिस्से यानी कॉर्टेक्स में ही रहता है। ओके। लेकिन कुछ नेफ्रॉन्स, जिन्हें जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं, उनका लूप बहुत लंबा होता है और किडनी के अंदरूनी गहरे हिस्से यानी मेडुला तक जाता है। और इस लंबाई से क्या फर्क पड़ता है? मतलब एक छोटा लूप और एक लंबा लूप, इससे काम करने के तरीके में क्या अंतर आ जाता है? जमीन आसमान का। यही लंबा लूप हमें कंसेंट्रेटेड यूरिन यानी गाढ़ा मूत्र बनाने की क्षमता देता है। अच्छा। यानी कम से कम पानी खोकर शरीर से ज्यादा गंदगी बाहर निकालना। यही क्षमता हमें पानी की कमी से बचाती है। और इनसे जुड़ी खून की नसें भी खास होती हैं। ग्लोमेरुलस से खून बाहर लाने वाली नस एक नेटवर्क बनाती है, जिसे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। लेकिन जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में इसी नेटवर्क की एक नस, वाजा रेक्टा, उस लंबे हेनलेज लूप के साथ साथ यू आकार में चलती है। तो ये दोनों, मतलब हेंजलेज लूप और वाजा रेक्टा, मिलकर कुछ करते हैं? हाँ, ये दोनों मिलकर एक कमाल का सिस्टम बनाते हैं, जिस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो हमने इस अद्भुत फिल्टर की बनावट देख ली। ये तो हो गई मशीन की बात, पर ये चलती कैसे है? स्रोत बताता है कि यूरिन बनने के 3 मुख्य चरण हैं: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। पहला कदम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये ग्लोमेरुलस में होता है। यहाँ पे खून को फिल्टर किया जाता है। और ये कोई छोटी मोटी फिल्टरिंग नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। हमारी किडनी हर मिनट लगभग 1100 से 1200 ml खून फिल्टर करती हैं। ये हमारे दिल द्वारा 1 मिनट में पंप किए गए खून का लगभग 20% है। यानी हमारे शरीर का सारा खून दिन में कई बार इन छोटे छोटे फिल्टर्स से होकर गुजरता है। पर ये फिल्टर इतना बारीक कैसे है? ये क्या क्या छानता है और क्या रोक लेता है? देखिए, ये फिल्टर 3 परतों वाली एक बहुत ही खास झिल्ली या फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से बना है। इसमें सबसे खास हैं बोमन्स कैप्सूल की अंदरूनी परत की कोशिकाएं, जिन्हें पोडोसाइट्स कहते हैं। पोडोसाइट्स? हाँ, पोडोसाइट्स। ये कोशिकाएं बहुत ही अनोखे तरीके से एक दूसरे से लिपटी होती हैं और उनके बीच बहुत ही छोटे छोटे रास्ते यानी फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर्स छोड़ देती हैं। अच्छा। ये फिल्टर इतना बारीक है कि खून में से लगभग सब कुछ छन जाता है। पानी, ग्लूकोज, नमक, एमिनो एसिड्स, यूरिया, सिवाय बड़ी चीजों के, जैसे कि प्रोटीन्स और खून की कोशिकाएं। बिल्कुल, क्योंकि ये एक तरह से अल्ट्रा फाइन फिल्टरिंग है, इसीलिए इस प्रक्रिया को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। स्रोत में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या GFR का भी जिक्र है और इसका आंकड़ा तो दिमाग चकरा देने वाला है। 125 ml प्रति मिनट। हाँ, यानी दिन का 180 लीटर। वही 180 लीटर। मुझे ये बात हैरान कर रही है कि शरीर इस रफ्तार को इतनी सटीकता से कैसे बनाए रखता है। अगर ये थोड़ा भी गड़बड़ाया तो सब कुछ बिगड़ सकता है। बिल्कुल, और यहीं पर किडनी का जीनियस डिजाइन सामने आता है। इसके पास खुद को रेगुलेट करने का एक कमाल का ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जिसे जक्स्टाग्लोम्युलर apparatus या JGA कहते हैं। JGA? What's fascinating here is इसकी लोकेशन। ये उस खास जगह पर बनता है जहां DCT और अफेरेंट आर्टेरियोल एक दूसरे को छूते हैं। ये एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल चेक पॉइंट है। तो ये एक स्मार्ट फिल्टर हुआ जो अपनी स्पीड खुद ही कंट्रोल कर लेता है? एकदम सही। अगर किसी वजह से GFR यानी फिल्ट्रेशन की रफ्तार गिरती है, तो JGA की खास कोशिकाएं, जिन्हें JG सेल्स कहते हैं, फौरन रेनिन नाम का एक हार्मोन छोड़ती हैं। रेनिन? हाँ, ये हार्मोन खून के बहाव को ठीक करता है और GFR को वापस सामान्य स्तर पर ले आता है। ये एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी फीडबैक लूप है। अब आते हैं उस बड़े रहस्य पर जिसने हमें शुरू में उलझा दिया था। 180 लीटर फिल्टर हुआ, लेकिन बाहर सिर्फ 1.5 लीटर निकला। ये हमें दूसरे और शायद सबसे जरूरी चरण पर लाता है, रीअब्जॉर्प्शन। एग्जैक्टली। तो 1 मिनट रुकिए। अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो शरीर पहले अपनी लगभग सारी कीमती चीजें, पानी, नमक, शुगर, खून से बाहर फेंक देता है और फिर 99% को वापस पाने के लिए पागलों की तरह मेहनत करता है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप अपना बटुआ कूड़े में फेंक दे और फिर उसमें से पैसे और कार्ड निकालने लगे।
ये इतना अजीबोगरीब सिस्टम क्यों है? ये एक शानदार सवाल है। ये अजीब लगता है, लेकिन ये डिजाइन असल में बहुत चालाक है। पहले सब कुछ फेंको, फिर जो चाहिए उठा लो कि ये रणनीति शरीर को खून की संरचना पर बहुत बारीक नियंत्रण रखने की ताकत देती है। अच्छा। किसी एक बुरे अणुओं को चुनने के बजाय ये सब कुछ साफ कर देता है और फिर सिर्फ अच्छी चीजों को वापस बुलाता है। ये कचरा हटाने का सबसे पक्का तरीका है। तो करीब 99% फिल्ट्रेट को रीनल ट्यूब्यूल्स द्वारा वापस सोख लिया जाता है, यानी रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बिल्कुल। ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम आयंस जैसी जरूरी चीजों को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए वापस खींचा जाता है, जिसमें शरीर को ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। और पानी और कुछ दूसरी चीजें पैसिव ट्रांसपोर्ट से, यानी बिना ऊर्जा खर्च किए ही वापस आ जाती हैं। और तीसरा और आखिरी चरण सिक्रीशन। ये क्या है? ये रीअब्जॉर्प्शन से कैसे अलग है? ट्यूबुलस सिक्रीशन असल में रीअब्जॉर्प्शन का ठीक उल्टा है। उल्टा? हाँ, रीअब्जॉर्प्शन में हम फिल्ट्रेट में से चीजें निकालकर खून में वापस डाल रहे थे। सिक्रीशन में ट्यूब की कोशिकाएं खून में से कुछ बची खुची गंदगी जैसे हाइड्रोजन आयन H+, पोटेशियम आयन K+ और अमोनिया को जबरदस्ती फिल्ट्रेट में डालती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से आखिरी सफाई है। बिल्कुल। ये कदम शरीर के एसिड बेस संतुलन यानी pH और आयनिक संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अब जब हमें प्रक्रिया के तीनों चरण पता है, तो चलिए उस फिल्ट्रेट के सफर पर वापस चलते हैं। देखते हैं कि ट्यूब के अलग-अलग हिस्सों में असल में होता क्या है। पहला स्टॉप PCT। पहला स्टॉप है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या PCT। इसे आप रिसाइकलिंग सेंटर समझ सकते हैं। रिसाइकलिंग सेंटर, ये अच्छा नाम है। हाँ, जैसे ही फिल्ट्रेट यहाँ पहुंचता है, शरीर फौरन काम पर लग जाता है। यहाँ पर लगभग 70 से 80% पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स वापस सोख लिए जाते हैं। 70 से 80%? हाँ, और साथ ही सारे के सारे जरूरी पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज और अमीनो एसिड भी यहीं पर 100% रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। अच्छा, तो जो कुछ भी गलती से फिल्टर हो गया था, PCT उसे वापस खींचने का काम करता है? बिल्कुल। इसकी एक खासियत है, इसकी अंदरूनी दीवार पर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है, जिसमें लाखों माइक्रोस्कोपिक उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं। यह सतह के क्षेत्रफल को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें वापस सोखी जा सकें। अब ये लिक्विड उस लंबे यू आकार के हाईवे पर आता है, हेनलेज लूप। आपने कहा था कि यही असली जादू होता है जिससे यूरिन कॉन्सेंट्रेट होता है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये होता कैसे है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही अनोखे मैकेनिज्म में, जिसे काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। काउंटर करंट? काउंटर करंट का मतलब है विपरीत दिशा में बहना। हेनलेज लूप के दोनों हिस्सों में फिल्ट्रेट उल्टी दिशा में बहता है, एक में नीचे, दूसरे में ऊपर। और ठीक इसके बगल में वासा रेक्टा में खून भी उल्टी दिशा में बहता है। हाँ, इसे समझने के लिए कोई आसान तरीका? ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसे समझने के लिए एक मसालेदार चिप्स की कल्पना कीजिए। चिप्स, ठीक है। हेनलीज लूप का नीचे जाने वाला रास्ता यानी डिसेंडिंग लिम्ब पानी के लिए पूरी तरह खुला है, लेकिन नमक के लिए बंद। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे जाता है, उसमें से पानी बाहर निकलता रहता है और वो गाढ़ा होता जाता है। अच्छा। लेकिन ऊपर जाने वाला रास्ता यानी असेंडिंग लिम्ब बिल्कुल उल्टा है। ये पानी को रोके रखता है, लेकिन नमक को बाहर फेंकता है। तो ये उस चिप्स के पैकेट की तरह है जिसमें से सिर्फ मसाला यानी नमक बाहर निकल रहा है। वाह, तो एक तरफ पानी बाहर निकला और दूसरी तरफ नमक। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि लूप के आसपास का पूरा इलाका यानी मेडुलरी इंटस्टिशियम बहुत नमकीन या कहिए मसालेदार हो जाता है। इस पूरे हिस्से में नमक की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और यही नमकीन माहौल बाद में यूरिन को गाढ़ा बनाने के काम आता है। कमाल है। तो हेनलेज लूप का काम खुद फिल्ट्रेट को बदलने से ज्यादा उसके आसपास का माहौल बदलना है। इस लूप से निकलने के बाद फिल्ट्रेट पहुंचता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी DCT में। वहां क्या होता है? DCT में जरूरत के हिसाब से चीजें वापस ली जाती हैं। इसे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। कंडीशनल? हाँ, मतलब अगर शरीर में पानी या सोडियम की कमी है तो हार्मोन्स के निर्देश पर यहां से उन्हें वापस सोख लिया जाता है, वरना नहीं। ये एक फाइन ट्यूनिंग का स्टेशन है। और सिक्रीशन भी होता है यहाँ? बिल्कुल। शरीर के pH और सोडियम पोटेशियम संतुलन को बनाए रखने के लिए यहां से हाइड्रोजन और पोटेशियम आयंस को सीक्रेट भी किया जाता है। और अब आखिरी पड़ाव, कलेक्टिंग डक्ट। ये मेन रोड है जहां सब आकर मिलते हैं। बिल्कुल। कलेक्टिंग डक्ट एक लंबी ट्यूब है जो कॉर्टेक्स से शुरू होकर वापस उस गहरे नमकीन मेड्यूला से गुजरती है जिसे हेनलेज लूप ने तैयार किया था। अच्छा,
तो अब उस नमकीन माहौल का फायदा उठाया जाएगा। एग्जैक्टली। अब जब फिल्ट्रेट इस नमकीन इलाके से गुजरता है तो ऑस्मोसिस के कारण उसमें से बहुत सारा पानी खिंचकर बाहर आ जाता है। ये अंतिम चरण है जो यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाता है। और यूरिया का क्या? दिलचस्प बात यह है कि ऑस्मोलैरिटी यानी उस नमकीनपन को बनाए रखने के लिए ये डक्ट थोड़ी मात्रा में यूरिया को भी बाहर निकलने देती है। तो चलिए आज के इस पूरे सफर को एक बार फिर से देखते हैं। हमने नेफ्रॉन की बनावट को समझा, जिसमें एक फिल्टर मल्पीगियन कॉर्पसल और एक लंबी ट्यूब रीनल ट्यूब्यूल है। फिर हमने यूरिन बनने की 3 चरणीय प्रक्रिया को देखा। पहला फिल्ट्रेशन, जहां खून को बेरहमी से छानकर लगभग सब कुछ बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा रीअब्जॉर्प्शन, जहां 99% जरूरी चीजें मेहनत करके वापस ले ली जाती हैं। और तीसरा सिक्रीशन, जहां बचा खुचा कचरा चुन चुनकर फिल्ट्रेट में फेंक दिया जाता है। और आखिर में हमने देखा कि ट्यूब का हर हिस्सा इस प्रक्रिया में एक खास भूमिका निभाता है। बिल्कुल। और बड़ी तस्वीर ये है कि ये सिस्टम सिर्फ कचरा हटाने के लिए नहीं है, ये एक बहुत ही जटिल रेगुलेटरी सिस्टम है। ये हमारे खून की मात्रा, ब्लड प्रेशर, पीएच और पूरे शरीर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को हर पल बहुत ही बारीकी से नियंत्रित करता है। किडनी वाकई में शरीर की एक मास्टर रेगुलेटर है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्रोत में ये जिक्र है कि स्तनधारी यानी मैमल्स कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने की खास क्षमता रखते हैं। तो जरा सोचिए, रेगिस्तान जैसे सूखे वातावरण में रहने वाले ऊंट और वर्षावन जैसे नमी वाले वातावरण में रहने वाले किसी जानवर के लिए इस क्षमता का क्या विकासात्मक लाभ हो सकता है। उनके किडनी और खासकर उनके जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स की बनावट में क्या अंतर हो सकता है। हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, इसे समझना कभी-कभी किसी बहुत बड़ी और जटिल फैक्ट्री को समझने जैसा लगता है। आज हम एक ऐसे ही अविश्वसनीय सिस्टम की गहराई में उतरेंगे, हमारा उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। पर इसे सिर्फ शरीर का वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट समझना बहुत बड़ी गलती होगी। असल में ये हमारे शरीर का सबसे कुशल वाटर मैनेजर और बैलेंसिंग एक्ट का मास्टर है। हमारे पास जीव विज्ञान का एक विस्तृत लेख है जो इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत समझाता है। तो आज हमारा मिशन है इस जटिल जानकारी की गुत्थियां सुलझाना और ये समझना कि हमारी किडनी एक साधारण फिल्टर से कहीं ज्यादा कैसे है, कौन से हार्मोन इस पूरी फैक्ट्री के मैनेजर हैं और जब ये सिस्टम लड़खड़ाता है तो क्या होता है। बिल्कुल। और आज की चर्चा का केंद्र होगा 2 कमाल की चीजों पर। पहला, काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है पर असल में प्रकृति के सबसे शानदार आविष्कारों में से एक है। और दूसरा, इसे कंट्रोल करने वाले हार्मोनल फीडबैक लूप्स। मतलब कमाल की बात है ना कि हमारा शरीर अंदर ही अंदर इस पूरे माहौल को कितनी सटीकता से मैनेज करता है। एक पूरा सिस्टम लगा हुआ है इस काम में। तो चलिए इसी कमाल के आविष्कार से शुरू करते हैं। लेख में एक हैरान कर देने वाली बात बताई गई है कि हमारी किडनी हमारे खून से बने शुरुआती फिल्ट्रेट की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा गाढ़ा मूत्र बना सकती है। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप एक गिलास शरबत से लगभग सारा पानी निकालकर सिर्फ गाढ़ा सिरप बचा लें। ये होता कैसे? ये हमारी शरीर का अपना हाई-टेक वाटर रिसाइकलिंग प्लांट है। इसे समझने के लिए हमें किडनी के अंदर 2 ट्यूब जैसी संरचनाओं को देखना होगा, हेनले लूप और वासा रेक्टा। सोचिए ये 2 समानांतर पाइप हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, लेकिन उनमें तरल पदार्थ उल्टी दिशा में बह रहा है। अच्छा, तो ये काउंटर करंट या विपरीत प्रवाह ही असली जादू है। जैसे 2 एस्केलेटर्स एक दूसरे के बगल में ऊपर नीचे जा रहे हो। पर इससे कुछ गाढ़ा कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा एनालॉजी है। अब कल्पना कीजिए कि एक एस्केलेटर से नीचे जाते हुए लोग ऊपर जाते हुए लोगों को कुछ सामान, मान लीजिए नमक यानी NaCl, दे रहे हैं। इसी लेन देन से इन दोनों ट्यूब्स के आसपास के क्षेत्र में, जिसे हम मेडुलरी इंटरस्टिशियम कहते हैं, नमक की सघनता का एक ग्रेडियंट बन जाता है। मतलब ये किडनी के बाहरी हिस्से कॉर्टेक्स में कम सघन होता है और जैसे जैसे आप अंदरूनी हिस्से मेडुला की तरफ जाते हैं ये बढ़ता जाता है। ये 300 mm ओस्मोल पर लीटर से शुरू होकर 1200 mm ओस्मोल पर लीटर तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो NaCl यानी नमक एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, ये समझ आया। वो पानी को अपनी ओर खींचता है। लेकिन स्रोत में यूरिया का भी जिक्र है। यूरिया तो एक बेकार पदार्थ है जिसे हम शरीर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो फिर सिस्टम इसे रिसाइकल क्यों कर रहा है? ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। यही तो इस सिस्टम की सबसे चतुर बात है।
आपका सवाल बिल्कुल सही है। शरीर यूरिया जैसे अपशिष्ट को रिसाइकल कर रहा है क्योंकि ये उस ग्रेडियंट को सुपरचार्ज करने का गुप्त हथियार है। थोड़ी मात्रा में यूरिया हेनले लूप के पतले हिस्से में प्रवेश करता है और बाद में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल द्वारा वापस इंटरस्टिशियम में धकेल दिया जाता है, खासकर मेडुला के सबसे अंदरूनी हिस्से में। यह सुनिश्चित करता है कि वहां सघनता अपने चरम पर हो। वाह, मतलब शरीर अपने ही कचरे का इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण काम के लिए कर रहा है। तो इस पूरे ग्रेडियंट का अंतिम परिणाम क्या है? ये इतना जरूरी क्यों है? परिणाम यह है कि जब फिल्ट्रेट यानी छना हुआ तरल अपनी अंतिम यात्रा पर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से गुजरता है तो वो इस उच्च सघनता वाले क्षेत्र से होकर जाता है। और ऑस्मोसिस का सीधा नियम है, पानी कम सघनता से ज्यादा सघनता की ओर भागेगा। तो पानी अपने आप ट्यूब्यूल से बाहर निकलकर इंटरस्टिशियम में चला जाता है और वापस खून में सोख लिया जाता है। इससे फिल्ट्रेट में सिर्फ अपशिष्ट बचता है और वो गाढ़ा होकर मूत्र बन जाता है। तो असल में ये पूरा सिस्टम जमीन पर रहने वाले जानवरों के लिए एक विकासवादी चमत्कार है। ये हमें लगातार पानी पीने की मजबूरी से आजाद करता है। बिना इसके हम शायद कभी तालाबों और नदियों से दूर रह नहीं पाते। बिल्कुल सही पकड़ा, ये हमारे अस्तित्व की कुंजी है। ठीक है, तो हमने ये अविश्वसनीय वाटर रिसाइकलिंग प्लांट बना लिया, लेकिन इस प्लांट का कंट्रोल रूम कहाँ है? इसे कौन बताता है कि कब ज्यादा पानी बचाना है और कब कम? जाहिर है यहाँ हार्मोन्स की भूमिका आती है। चलिए इस कंट्रोल रूम के दरवाजे खुलते हैं। किडनी के काम को मुख्य रूप से 3 मैनेजर कंट्रोल करते हैं। हमारा दिमाग, खासकर हाइपोथैलेमस, किडनी के ठीक ऊपर बैठा एक छोटा सा सेंसर जिसे JGA कहते हैं, और कुछ हद तक हमारा दिल। ये तीनों मिलकर एक शानदार फीडबैक सिस्टम बनाते हैं जो शरीर की जरूरतों के हिसाब से किडनी के फंक्शन को एडजस्ट करता है। चलिए एक आम स्थिति से शुरू करते हैं। बहुत गर्मी है, हम पसीना बहा रहे हैं और शरीर में पानी की कमी हो रही है। पहला अलार्म कहाँ बजता है? पहला अलार्म दिमाग में बजता है। जैसे ही खून में पानी की कमी होती है और वो थोड़ा गाढ़ा होता है, दिमाग में लगे खास सेंसर्स, जिन्हें ऑस्मोरिसेप्टर्स कहते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं। ये तुरंत हाइपोथैलेमस को संदेश भेजते हैं, जो बदले में एक हार्मोन छोड़ता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी ADH। तो ये एक तरह का पानी बचाओ संदेश है। ये किडनी तक पहुंचकर क्या करता है? सुपरवाइजर समझ सकते हैं। ये खून के जरिए किडनी तक पहुंचता है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की दीवारों को आदेश देता है, पानी के लिए दरवाजे खोलो। ये उन दीवारों को पानी के लिए ज्यादा पारगम्य यानी परमिएबल बना देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक ठोस दीवार को स्पंज में बदल दिया हो, ताकि कीमती पानी को निचोड़कर वापस शरीर में भेजा जा सके, बजाय इसके कि वो मूत्र में बह जाए। और लेख में ये भी बताया गया है कि ADH का एक और काम है, ये रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ भी सकता है। ये क्यों? ये एक बैकअप प्लान है। जब शरीर में पानी की बहुत कमी होती है तो अक्सर रक्तचाप भी गिरने लगता है। ADH रक्त वाहिकाओं को थोड़ा सिकोड़कर ब्लड प्रेशर को बनाए रखने में मदद करता है, ताकि किडनी तक खून का प्रवाह ठीक बना रहे और वो फिल्टर करना बंद न कर दे। ठीक है, तो ADH डिहाइड्रेशन से लड़ने वाली पहली रक्षा पंक्ति है। लेकिन क्या होगा अगर समस्या सिर्फ पानी की कमी की नहीं, बल्कि ब्लड प्रेशर में एक बड़ी गिरावट की हो? मान लीजिए एक सिस्टम वाइड ब्राउनआउट हो गया है। क्या शरीर के पास इसके लिए कोई अलग ज्यादा शक्तिशाली अलार्म है? हाँ, और ये शरीर के सबसे परिष्कृत अलार्म सिस्टम में से एक है। इसे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहते हैं और इसे JGA चालू करता है। जब JGA को पता चलता है कि किडनी में खून का प्रवाह या दबाव कम हो गया है, तो उसकी विशेष कोशिकाएं रेनिन नाम का एक एंजाइम छोड़ती हैं। तो रेनिन एक तरह से इमरजेंसी की चाबी है। ये कौन सा ताला खोलता है? इसे आप एक मल्टी स्टेज रॉकेट लॉन्च की तरह सोच सकते हैं, जिसका मकसद ब्लड प्रेशर को वापस ऑर्बिट में लाना है। रेनिन उस रॉकेट का इग्निशन है। ये खून में तैर रहे एक निष्क्रिय प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को जगाता है और उसे एंजियोटेंसिन 1 में बदल देता है। ये रॉकेट के पहले स्टेज का फायर होने जैसा है। इसने बस शुरुआत की है, असली धमाका अभी बाकी है। और एंजियोटेंसिन 2 मुख्य इंजन का जलना है, जो रॉकेट को ऑर्बिट में ले जाता है। एकदम सही एनालॉजी। एंजियोटेंसिन 2 ही असली पावर हाउस है और ये 2 तरफा हमला करता है। पहला, ये एक बहुत शक्तिशाली वैसोकंस्ट्रिक्टर है। मतलब ये खून की नसों को वैसी सिकोड़ता है जैसे हम पानी के पाइप को दबाकर प्रेशर बढ़ाते हैं, तो ये सीधे सीधे ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। और दूसरा हमला, इसका दूसरा कदम और भी चालाक है।
ये सिर्फ खुद समस्या को ठीक नहीं करता बल्कि मदद के लिए और लोगों को बुलाता है। ये एड्रीनल कॉर्टेक्स को एल्डोस्टेरॉन नाम का एक और हार्मोन जारी करने का संकेत देता है। एल्डोस्टेरॉन किडनी को सोडियम और पानी को वापस सोखने का आदेश देता है। ज्यादा नमक और पानी का मतलब है खून का ज्यादा वॉल्यूम, और ज्यादा वॉल्यूम का मतलब है ज्यादा ब्लड प्रेशर। वाह, ये तो एक पूरी सैन्य रणनीति है, एक पिंसर मूवमेंट। तो हमारे पास डिहाइड्रेशन के लिए एडीएच है और ब्लड प्रेशर के संकट के लिए रेनिन एंजियोटेंसिन जैसा शक्तिशाली सिस्टम। लेकिन ये सब तो प्रेशर बढ़ाने वाले सिस्टम हैं। क्या होगा अगर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए? क्या सिस्टम में कोई ब्रेक या कूल डाउन बटन भी है? बिल्कुल है, और ये ब्रेक हमारे दिल के पास है। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और दिल के आर्टरिया यानी ऊपरी कक्षों में खून का प्रवाह बढ़ता है, तो दिल की दीवारें एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर यानी एएनएफ नाम का एक हार्मोन छोड़ती है। तो एएनएफ का काम एडीएच और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के ठीक उल्टा है। जी हाँ, एएनएफ एक वैसोडाइलेटर है, यानी ये रक्त वाहिकाओं को फैलाता है जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। यह रेनिन के स्राव को भी रोकता है। इसलिए एएनएफ तंत्र रेनिन एंजियोटेंसिन तंत्र पर एक नियंत्रण, एक चेक के रूप में काम करता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि प्रेशर कंट्रोल से बाहर न हो जाए। तो हमने ये मास्टरपीस बना लिया, यानी गाढ़ा मूत्र तैयार है, और उसे बनाने की प्रक्रिया को कंट्रोल भी कर लिया। लेकिन बनाने की कहानी का ये सिर्फ आधा हिस्सा है। अब शरीर को ये तय करना है कि इस कचरे को बाहर कब निकालना है। ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? इस प्रक्रिया को मिक्सचरेशन कहते हैं। किडनी से बना मूत्र मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है। जब यह भरने लगता है तो इसकी दीवारों पर लगे स्ट्रेच रिसेप्टर्स तनने लगते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस को संकेत भेजते हैं टैंक भर रहा है। तो ये एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ, इसे मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। सीएनएस इन संकेतों के जवाब में मूत्राशय की मांसपेशियों को सिकुड़ने और मूत्रामार्ग के स्फिंक्टर को आराम करने का आदेश भेजता है, जिससे मूत्र बाहर निकल जाता है। लेकिन दिमाग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स इस रिफ्लेक्स पर स्वैच्छिक नियंत्रण रख सकता है, जिससे हम सही समय और जगह आने तक इसे रोक सकते हैं। यह बिल्कुल सही है। ये शरीर की अंदरूनी स्थिति का एक स्नैपशॉट देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी के मूत्र में ग्लूकोज यानी ग्लाइकोस्यूरिया या कीटोन बॉडीज कीटोन्यूरिया मिल रही हैं, तो ये मधुमेह यानी डायबिटीज मेलाइटस का एक स्पष्ट संकेत है। यह बताता है कि या तो शरीर शुगर को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है या किडनी पर बहुत ज्यादा बोझ है। एक और बात जो मुझे चौंकाती है वो ये है कि किडनी इस काम में अकेली नहीं है। स्रोत में फेफड़े, लिवर और त्वचा का भी जिक्र है। ये तो ऐसा है जैसे शरीर में एक पूरा वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, सिर्फ एक कर्मचारी नहीं। यही तो बात है, ये सब सपोर्ट क्रू हैं। हमारे फेफड़े हर सांस के साथ मेटाबॉलिक कचरे यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बाहर निकालते हैं। हमारा लिवर जो शरीर की केमिकल फैक्ट्री है, पित्त यानी बाइल के जरिए बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल और कई दवाओं जैसे केमिकल कचरे को प्रोसेस करके बाहर निकालता है। और हमारी त्वचा पसीने के जरिए नमक, थोड़ा यूरिया और लैक्टिक एसिड बाहर निकालती है। और हमारी तेल ग्रंथियां सीबम के माध्यम से स्टेरॉल्स और हाइड्रोकार्बन जैसे पदार्थों को हटाती हैं। यहाँ तक कि हमारी लार भी बहुत थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को खत्म करने में मदद करती है। ये सब मिलकर ये दिखाता है कि किडनी कितनी खास और ज़रूरी है। तो जब ये मुख्य खिलाड़ी यानी किडनी खराब हो जाती है तो क्या होता है? मुझे लगता है कि ये सपोर्ट क्रू सारा काम नहीं संभाल सकता होगा। बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसा है जैसे एक डूबते जहाज को चम्मच से खाली करने की कोशिश करना। फेफड़े यूरिया नहीं निकाल सकते, त्वचा बस नाम मात्र का यूरिया निकालती है। जब किडनी फेल होती है तो खून में यूरिया जैसे जहरीले पदार्थ जमा होने लगते हैं। इस स्थिति को यूरीमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक है। और यहीं पर कृत्रिम किडनी या हीमोडायलिसिस की भूमिका आती है। ये अद्भुत मशीन काम कैसे करती है? हीमोडायलाइसिस को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप अपने खून को लॉन्ड्री में भेज रहे हैं। मशीन एक धमनी से गंदा खून लेती है,
खून जमे नहीं, इसके लिए उसमें हेपेरिन जैसा एंटीकोएगुलेंट मिलाया जाता है। और फिर ये खून एक फिल्टर से गुजरता है? हाँ, ये एक डायलाइजिंग यूनिट में जाता है जिसमें सेलोफेन से बनी एक ट्यूब होती है। ये ट्यूब एक खास तरल डायलाइजिंग द्रव में डूबी होती है। इस तरल में खून जैसी सारी जरूरी चीजें होती हैं सिवाय एक चीज के, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट। सेलोफेन की झिल्ली एक छन्नी की तरह काम करती है। सांद्रता प्रवणता कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण खून में मौजूद सारा यूरिया और कचरा छनकर बाहर तरल में आ जाता है, क्योंकि तरल में इनकी मात्रा 0 होती है। तो गंदगी धुल जाती है और साफ खून शरीर में वापस चला जाता है? बिल्कुल। फिर उस साफ खून में एंटी हेपरिन मिलाकर उसे एक नस, एक वेन के जरिए शरीर में वापस भेज दिया जाता है। ये प्रक्रिया दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक जीवन रक्षक उपाय है। ये असल में किडनी के काम को आउटसोर्स करना है। लेख में किडनी की पथरी और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का भी संक्षिप्त जिक्र है। हाँ, रीनल कैल्कुलाई या किडनी की पथरी किडनी में क्रिस्टलीकृत लवणों जैसे ऑक्सैलेट्स के जमा होने से बनती हैं। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वो ग्लोमेरुली यानी किडनी की छोटी फिल्टरिंग यूनिट्स की सूजन है। किडनी फेलियर के बहुत गंभीर मामलों में जब डायलाइसिस भी काफी नहीं होता तो आखिरी उपाय किडनी प्रत्यारोपण ही होता है। तो आज हमने उत्सर्जन तंत्र की इस जटिल दुनिया की गहराई को समझा। काउंटर करंट मैकेनिज्म की विकासवादी प्रतिभा से लेकर ईडीएच, रेनिन एंजियोटेंसिन और एएनएफ जैसे हार्मोन्स के बारीक संतुलन तक ये सिस्टम सच में हैरान कर देने वाला है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्सर्जन तंत्र सिर्फ कचरा हटाने के लिए नहीं है। ये हमारे शरीर के आंतरिक तरल पदार्थों, आयनों और एसिड बेस के संतुलन को बनाए रखने वाला एक मास्टर रेगुलेटर है। ये होम्योस्टैसिस यानी शरीर के आंतरिक स्थिर वातावरण को बनाए रखने का एक जीता जागता उदाहरण है। और अंत में एक विचार। स्रोत में ये बताया गया है कि लार भी थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को खत्म कर सकती है। ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये हमारे शरीर के सिस्टम के आपसी जुड़ाव पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। हमारे शरीर के कितने और ऐसे काम हैं जो बज़ाहिर असंबंधित लगते हैं, लेकिन चुपके से इस महान संतुलन को बनाए रखने में अपनी छिपी हुई माध्यमिक भूमिका निभा रहे हैं। शायद ऐसे और भी कई अनजाने कनेक्शंस हैं जिन्हें हम अभी तक खोज नहीं पाए हैं।